कॉलोनीज हैं, अंग्रेजों के उपनिवेश हैं, जो गुलाम रह चुके हैं अंग्रेजों के। और इसलिए होता क्या है पता है, भारत सहित दुनिया के 71 देश जो कॉमनवेल्थ में शामिल हैं, इनमें से किसी भी देश में ब्रिटेन की महारानी जब यात्रा करती है तो उसको वीजा नहीं लेना पड़ता, क्योंकि वो अपने ही देश में जाती है। ताली मत बजाइए इस पर, ये शर्म की बात। हमारे देश के राष्ट्रपति या हमारे देश के प्रधानमंत्री इन 71 देशों में से किसी भी देश की यात्रा करें तो उनको उस देश की सरकार से वीजा लेना पड़ता है। भारत के राष्ट्रपति लंदन जाएं, भारत के प्रधानमंत्री लंदन जाएं, भारत का कोई भी मुख्यमंत्री लंदन जाए तो अंग्रेजों की सरकार से वीजा लेना पड़ता है। लेकिन लंदन की महारानी जब भारत में आती है तो भारत सरकार से उसको वीजा की जरूरत नहीं है, वो सीधे घुसी चली आती है। और अंग्रेजों की महारानी जब भारत में आती है तो उसको 21 तोपों की सलामी देनी पड़ती है, जैसे कि वो भारत की राष्ट्राध्यक्ष है। और हमारे देश की संसद में इस पर बहुत हंगामा हो चुका है। आप याद करिए, थोड़े दिन पहले, माने थोड़े वर्ष पहले ब्रिटेन की महारानी भारत आई थी, तो सवाल उठा कि उसको वीजा की जरूरत क्यों नहीं है। तो सरकार की तरफ से उत्तर आया कि ब्रिटेन की महारानी को वीजा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि भारत राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल है और राष्ट्रमंडल देश सब महारानी की संपत्ति माने जाते हैं, अभी भी ब्रिटिश कॉलोनीज माने जाते हैं। इसलिए महारानी अपने ही देश में आ रही है, इसलिए उसको वीजा नहीं चाहिए। तो पलट के ये कहा गया तो भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लंदन में जाने की वीजा की क्यों जरूरत होनी चाहिए? तो कहा यह गया कि भारत अपने देश में नहीं जा रहा है, माने राष्ट्रपति भारत के लंदन में जा रहे हैं तो वो विदेश में जा रहे हैं। वो लंदन भारत का देश नहीं है, लेकिन भारत लंदन का हिस्सा है, ब्रिटिश कॉलोनी है। तो लंदन की महारानी भारत आएगी तो वीजा नहीं लगेगा, लेकिन भारत का राष्ट्रपति लंदन जाएगा तो उसको तो वीजा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के लिए लंदन विदेश है, लेकिन इंग्लैंड की महारानी के लिए भारत विदेश नहीं है। इतने शर्मनाक स्थिति में हमने आजादी पाई है इस देश की। बहुत शर्म है, बहुत अफसोस है और बहुत बड़ी विडंबना है कि भारत की आजादी के लिए जहां 7,32,000 शहीदों ने आत्म बलिदान किया हो, अंग्रेजों के साथ सीधे संघर्ष किया हो, युद्ध किया हो, मारामारी की हो, और उन्हीं अंग्रेजों के साथ आजादी के समय हमने संधि की हो, और वो भी संधि इतने अपमानजनक शर्तों पर। तो ट्रांसफर ऑफ पावर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये बताते हैं कि भारत की आजादी अंग्रेजों ने दी, हमने आजादी ली नहीं। और वो आजादी दी गई है कानून के आधार पर। कानून का नाम है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और इसी कानून में मैंने आपको कहा भारत से पाकिस्तान एक अलग देश बनेगा, उसकी पूरी व्यवस्था इसी कानून में तय की गई। माने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लंदन में हुआ है, वहां से तय हुआ है और अंग्रेजों के द्वारा कराया गया। तो हम फिर फंस गए एक मकड़ जाल में, एक दूसरी संधि। और इसी ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट में सैकड़ों हजारों छोटी छोटी संधियों की बातें हैं जिनको कहना मुझे बहुत शर्म आती है। हमने वो बातें ऐसी की तैसी, ऐसी की जैसी रख ली हैं। जैसे मैं नाम के लिए उदाहरण दूं, भारत का नाम इंडिया रहेगा, ये अंग्रेजों ने तय किया। ट्रांसफर ऑफ पावर के डॉक्यूमेंट्स में हमने उसको स्वीकार कर लिया कि भारत का नाम तकनीकी रूप से, कानूनी रूप से इंडिया रहेगा और सारी दुनिया में भारत का नाम इंडिया प्रचारित किया जाएगा और इंडिया बोला जाएगा और सरकारी दस्तावेजों में इंडिया लिखा जाएगा। ये ट्रांसफर ऑफ पावर के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर है, उस संधि के आधार पर। तो आज तक भारत का नाम इंडिया चला आ रहा है। दुनिया में किसी देश के दो नाम नहीं है। पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान है, बांग्लादेश का नाम बांग्लादेश है, मॉरिशस का नाम मॉरिशस है, जापान का नाम जापान है, चीन का नाम चीन है, रूस का नाम रूस है। सारी दुनिया के देशों के नाम आप ढूंढेंगे तो एक और एक ही नाम है। भारत के दो नाम हैं। हमारे आपके लिए भारत है, लेकिन दस्तावेजों के लिए वो इंडिया है। और इंडिया भारत के किसी भी दस्तावेज में दर्ज नहीं है। पुराने जो दस्तावेज हैं, ना महाभारत में इंडिया है, ना रामायण में इंडिया है, ना हमारे वेदों में कहीं है,
ना उपनिषदों में कहीं है, ना हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में, शतपथ ब्राह्मण में कहीं नहीं है। सिवाय अंग्रेजों के लिखे हुए कानून की किताबों को छोड़कर इंडिया कहीं नहीं है। लेकिन चूंकि ट्रांसफर ऑफ पावर के एग्रीमेंट में यह शामिल है, इसलिए इंडिया नाम चिपक गया है भारत से, और सारी दुनिया भारत को इंडिया के नाम से जानती है। आपके मन में कई बार यह प्रश्न आता होगा कि आजादी के बाद भारत का नाम इंडिया क्यों होना चाहिए, और मुझे बहुत बार खुन्नस आती है इस बात को पढ़ते हुए। जब हम अपने संविधान को पढ़ते हैं तो संविधान की प्रस्तावना को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक वाक्य लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत। क्यों होना चाहिए ये? भारत दैट इज इंडिया, ये तो ठीक है, और ये भी ठीक नहीं है भारत दैट वाज इंडिया। जो कभी इंडिया था वो अब भारत है, और वो भारत संविधान को आत्मार्पित कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। ये लिखा जाता वहां तक तो ठीक है, लेकिन हमने लिख दिया इंडिया दैट इज भारत, माने इंडिया पहले है भारत बाद में है। हमारे संविधान में ये लिखा हुआ, और संविधान में ये वाक्य लिखना पड़ा क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर के एग्रीमेंट में ये है। इसी तरह से और दो तीन छोटी छोटी बातें बताऊं, इस संधि के चक्कर में हमने क्या नुकसान किया है। आप रेलवे स्टेशन में जाएं कभी भी, कोई भी गाड़ी में बैठने के लिए, तो आप अक्सर वहां देखेंगे कि एक बुक शॉप मिलेगी आपको। सभी रेलवे स्टेशन पर पुस्तकों की एक दुकान मिलेगी, उसका नाम है व्हीलर्स बुक शॉप। देखा है आपने? व्हीलर्स बुक शॉप सभी रेलवे स्टेशन पर। ये व्हीलर कौन था? एक अंग्रेज था, अत्याचारी था, सेना का अधिकारी था, जिसने भारत की हजारों मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए और करवाए, हजारों मां बहन बेटियों की इज्जत लूटी और लुटवाई, और हमारे किसानों के ऊपर सबसे ज्यादा गोलीबार किया, सबसे ज्यादा लाठीचार्ज किया। ऐसा एक अंग्रेज था व्हीलर, जिसने कानपुर के नजदीक बिठूर में कत्लेआम मचाया और पूरे बिठूर को साफ करा दिया। व्हीलर और नील दो अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने बिठूर के 24,000 भारतीयों का कत्लेआम किया था। 3 महीने के छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक सबको मार डाला था। ये वो अत्याचारी व्हीलर था जिसके नाम पर एक एजेंसी और कंपनी शुरू हुई थी इंग्लैंड में, और वो भारत में आई और उन्होंने ये बुक शॉप वगैरह खोली। अब आजादी मिल गई तो व्हीलर बुक शॉप तो खत्म होनी चाहिए थी, और बुक शॉप खत्म नहीं होनी चाहिए थी तो कम से कम नाम तो बदलना चाहिए था। उस अत्याचारी व्हीलर का नाम हम क्यों लेंगे आजादी के बाद? लेकिन वो अभी तक नहीं बदला गया, क्योंकि वो ट्रांसफर ऑफ पावर के दस्तावेजों में है, संधि में है। ऐसी शर्मनाक बहुत सारी बातें। हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे सड़क हैं, बहुत सारे ऐसे भवन हैं, जैसे लॉरेंस रोड है, केनिंग रोड है, विलिंगटन रोड है, एडमंड्स रोड है, फिर हमारे यहां कोई केनिंग भवन है, लॉरेंस भवन है, एडमंड्स भवन है, मेयो भवन है। ये सब अंग्रेजों के नाम पर जो सड़कें हैं, चौराहे हैं, भवन है, ये सब अभी आजादी के 63 साल के बाद भी क्यों हैं? कारण वही है, संधि में है, ट्रांसफर ऑफ पावर के एग्रीमेंट में है, इसलिए ये नाम अभी भी है। पूरी हमारी शिक्षा व्यवस्था, पूरी हमारी स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था, पूरी न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सब अंग्रेजों के बनाए गए कानून पर चल रही है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर के दस्तावेजों में है, संधि में ये है। तो भारत की गुलामी जो अंग्रेजों के जमाने में थी, वो अंग्रेजों के जाने के बाद भी जस की तस है, क्योंकि हमने संधियां कर रखी हैं और उन संधियों के मकड़जाल में पूरे देश को फंसा रखा है। तो बहुत दुख होता है अपने देश के बारे में ये बात कहते हुए कि आजादी के पहले हम संधियों के मकड़जाल में फंसकर गुलाम हुए, आजादी के बाद भी ये संधियों का मकड़जाल हमने काट के नहीं फेंका, इसको और ज्यादा ताकत से पूरे भारत पर लागू करा दिया या उड़ेल लिया, और हम फिर से उन्हीं संधियों में फंस गए जिन संधियों में कभी अंग्रेजों ने हमको फंसाया था। हमने तो कई ऐसी शर्मनाक संधियां कर रखी हैं, आपको बहुत खराब लगेगा ये जानकर। अगर इस सभा में कोई वकील मित्र बैठे हों, एडवोकेट्स बैठे हों, तो उनके लिए तो विशेष रूप से मैं ये बात कहना चाहता हूं, अगर हमारी किसी अदालत में कोई ऐसा मुकदमा आ जाए जिस मुकदमे का फैसला करने के लिए कोई कानून ना हो देश में,
हमारे हाई कोर्ट में या हमारे सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा मुकदमा आ जाए जिसको फैसला देने के लिए कानून ना हो पूरे देश में, और जिसको फैसला देने के लिए संविधान में कोई जानकारी ना दी गई हो, तो साफ साफ संधि में लिखा गया है कि वो सारे मुकदमों का फैसला अंग्रेजों की न्याय पद्धति के आदर्शों के आधार पर ही होगा। भारतीय न्याय पद्धति का आदर्श उसमें लागू नहीं।